हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप फाइन, अच्छे से होंगे। देखिए बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम क्लास 12th का जोलॉजी पोर्शन का जो चैप्टर नंबर 1 है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा जोलॉजी में जो चैप्टर नंबर 1 है बच्चों, वो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में अब हम स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बच्चों देखो, आप लोग अभी रिसेंटली आप लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने नीट का एग्ज़ाम देखा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये सारी चीज़ों के बाद आप बच्चों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी पिछले 7 साल 8 साल में कि बच्चों जितने भी सवाल आ रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी से ही हैं। तो प्लीज़ मेरे बच्चों, एनसीईआरटी को स्टिक करें और एनसीईआरटी के अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत टाइम मिलेगा आगे आपको एक्स्ट्रा पढ़ने का। अभी कुछ नहीं पढ़ना है। अभी मेन फोकस होना चाहिए कि मेरा किसी तरीके से नीट 2025 या जो 2026 वाले हैं वो मेरा क्वालिफाई हो जाए और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। ओके बच्चों, तो आपको सिर्फ स्टिक टू दी एनसीईआरटी करना है और जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा वो हम आपको अपने लेक्चर में दे देंगे। ओके बच्चों, तो तैयार रहिए। तो शुरू करते हैं आज आपका लेक्चर नंबर 1, आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत अच्छे से, बहुत इंटरेस्टिंगली, बहुत अच्छा चैप्टर भी है ये, हमारी बॉडी से रिलेटेड है, तो बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैसे सुनते भी हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बच्चों जब मैं आपसे बात करूंगा तो आप लोग एक बारे में जानते हैं कि रिप्रोडक्शन है क्या। यह हमने क्लास 6 या 5 में पहली बार परिभाषा पढ़ी होती है कि रिप्रोडक्शन क्या है। एक प्रोसेस का नाम है ना। जब हम एक प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेस है, किस तरीके का प्रोसेस है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो नेचर ने बनाया इसलिए है ताकि जो भी ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में है वो ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में रहे। जब तक ये दुनिया है, जब तक उसकी लाइफ, उसकी स्पीशी दुनिया में कंटिन्यू रहे। तो फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी बच्चों, जो दुनिया में एक पर्टिकुलर स्पीशी है, स्पीशी क्या होती है? प्रजाति जो होती है, जो बेसिक यूनिट होता है क्लासिफिकेशन का। तो बच्चों उसकी कंटिन्यूटी के लिए क्या होता है? उसको रिप्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है। हम बचपन से डॉग या कैट देखते आ रहे हैं, क्यों? क्या वही डॉग या कैट है जो बचपन में थी हमारे सामने, या उसके बच्चे हैं? है ना, उसके बच्चों के बच्चे के बच्चे होंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा क्यों है? सपोज कीजिए अगर कोई भी एनिमल या प्लांट होता है और वो रिप्रोड्यूस करना खत्म कर दे, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे, तो क्या होगा? आप गेस कीजिए। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो रिप्रोड्यूस करना बंद कर देगा तो बच्चों क्या होगा कि उसकी जो स्पीशी है दुनिया में वो तो खत्म हो जाएगी। क्योंकि लिविंग बीइंग जो है वो क्या है? एक इमॉर्टल तो है नहीं जो हमेशा अमर रहे, है ना। उनको तो मरना है, कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हमेशा आपको मालूम है कि भाई जो जिंदा है, जो आज जिंदा है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन मरना है। तो लेकिन अगर उस जैसा स्पीशी दुनिया में रहना है तो उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों? रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस ही क्या है? रिप्रोड्यूस करने का प्रोसेस ही बच्चों क्या है? रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। तो प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ओन काइंड, हमारे ही जैसे। जैसे इंसान में जो, जब इंसान रिप्रोड्यूस करेगा तो बच्चों इंसान के बच्चे इंसान जैसे दिखाई देंगे। जानवर, कोई डॉग है, कैट है, तो कैट के बच्चे कैट जैसे, डॉग के बच्चे डॉग जैसे। तो ऑफ इट्स ओन काइंड की जब हम बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कौन सा प्रोसेस है ये आपको मालूम है? द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ organisms of their own kind of their own kind। तो बच्चों जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का ऑर्गेनिज्म का, उन्हीं के जैसे ऑर्गेनिजम्स का। जैसे प्लांट में अगर हम मैंगो ट्री का प्लांट का बात करेंगे तो जो उससे प्रोड्यूस होने वाला प्लांट होगा वो बनाना नहीं हो सकता, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमने मैंगो प्लांट लगाया तो वो ऑरेंज वाला ग्रो करेगा, है ना। उसके बच्चे ऑरेंज होंगे, वो तो उसको खुद बोलेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे घर में कैसे पैदा हो गया भाई ऑरेंज, है ना। क्यों? क्योंकि ओन काइंड ही प्रोड्यूस करेगा। ओके बच्चों,
देखिए, जब हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की, तो हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने बहुत छोटी क्लासेस से एक चीज पढ़ी होती है, समझी होती है क्या, कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो मेन टाइप का होता है। बच्चे बताएंगे क्या होता है रिप्रोडक्शन दो मेन टाइप का। ये हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन जो है वो जो दो मेन टाइप का रिप्रोडक्शन है। टाइप्स की अगर हम बात करें, अगले पेज पर बात कर लेते हैं कि अगर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो हमें मालूम है कि नेचर ने दो मेन तरीके का रिप्रोडक्शन बनाया है। नेचर ने दो मेन तरीके का रिप्रोडक्शन बनाया है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक बच्चों, एक होता है बच्चों एसेक्सुअल। ये बहुत छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आते हैं। एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। इन दोनों में बच्चों डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है कि सेक्सुअल क्या है, एसेक्सुअल क्या है। देखिए, दोनों में आपको एक चीज कॉमनली याद रखनी है, वो ये कि व्हाट डू वी मीन बाय सेक्स सेल। ये सेक्स सेल क्या होता है? देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसके पास हमें दो सेक्स देखने को मिलते हैं। एक होता है मेल और एक होता है बच्चों फीमेल। तो जब हम मेल या फीमेल की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास इंसानों में भी, जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इंसान में दो मेन सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। दो मेन सेक्सेस होते हैं बच्चों, तीसरा कोई सेक्स नहीं है, तीसरी बीमारी होती है। तो दो मेन सेक्सेस होते हैं, मेल और फीमेल। जब हम बात करते हैं मेल के अंदर सेक्स सेल कौन है, फीमेल के अंदर सेक्स सेल कौन है। सेक्स सेल का नाम बच्चों सेक्स सेल क्यों पड़ता है? बिकॉज एक हमारे इंसानों में दो सेक्स पाए जाते हैं, मेल फीमेल। अब वो कौन सा सेल है जो सेक्स स्पेसिफिक है, एक पर्टिकुलर सेक्स के अंदर पाया जाता है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम मेल की बात कर रहे होते हैं बच्चों, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? तो मेल के अंदर हम बात कर रहे होते हैं स्पर्म की। फीमेल के अंदर बच्चों हम बात कर रहे होते हैं ओवम की। हम बहुत सारे प्लांट्स में भी जब हम बात करते हैं तो ब्रायोफाइट्स में जैसे हम देखते हैं एंथ्रीडियम होता है मेल पार्ट, मेल गैमीट्स के लिए, और फीमेल के लिए ऊगोनियम होता है, एंथीरोजॉइड्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आपने बॉटनी में भी पढ़ी होती हैं ऐसे ही गैमीट्स के लिए। तो जो सेक्स सेल्स होते हैं, जहां जिस रिप्रोडक्शन में बच्चों सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से सेल्स? जो सेक्स सेल्स अगर इन्वॉल्व होंगे किसी रिप्रोडक्शन में, तो बच्चों वो क्या कहलाएगा? सेक्सुअल। तो सेक्सुअल का मतलब ही क्या है? जो इन्वॉल्व करे क्या? सेक्स सेल्स। तो ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो सेक्सुअल हो जाता है। जहां सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं वो ए का मतलब क्या होता है? ए विदाउट, जैसे आप पढ़ते हैं एटॉम, एटम। ए मतलब विदाउट, टॉम मतलब होता है डिविजिबल, जो डिविजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। वैसे ही ए सेक्सुअल मतलब होता है विच डू नॉट इन्वॉल्व सेक्स सेल्स। जो बच्चों सेक्स सेल इन्वॉल्व नहीं करता है वो होता है एसेक्सुअल। ठीक है। अब इन दोनों में पूछा जाता है एक सवाल जो बहुत कॉमनली भी पूछा गया है, आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार कर सकते हैं बच्चों, कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में कौन ज्यादा एडवांटेजियस होता है। तो बच्चों दोनों में से आंसर जो है वो है आपका सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल के ओवर एडवांटेजियस होता है। इसका रीजन बच्चों क्या है? इसका रीजन ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म ओवम आते हैं, एक मेल से आता है, फादर से आता है, एक फीमेल से आता है, मदर से आता है। जब दो अलग अलग बॉडी के सेल्स आएंगे तो उन सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, मेरा डीएनए एक मेरा पार्ट मेरी मदर से आया है, मेरी अम्मा से आया है, और एक मेरे अब्बा मेरे फादर से आया है। जब दोनों के कैरेक्टर मिक्स हुए हैं तो मैं प्रोड्यूस हुआ, है ना। तो दोनों के फीचर्स मेरे अंदर हैं, लेकिन मैं दोनों से मैच नहीं करता हूं। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी है, मतलब मैं उन दोनों से अलग भी हूं और मेरे कुछ फैक्टर्स, कुछ फीचर्स उनसे मैच भी करते हैं। अलग होना क्या कहलाता है बच्चों? वेरिएशन कहलाता है। थोड़ा हट के जब हम बात करते हैं अलग होने को, आप बच्चों क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएशन। और वेरिएशन, बदलाव, दुनिया में रहने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों वो है बदलाव, वेरिएशन। और वेरिएशन जो आता है वो किस में आता है?
वेरिएशन बच्चों आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो याद रखना यहाँ वेरिएशन आता है, इस वजह से वेरिएशन की वजह से दुनिया में सरवाइव करना पॉसिबल होता है। जैसे हम जब इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे इसी क्लासेस में 12th में, तो इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि जो दुनिया है, जो दुनिया का एनवायरमेंटल कंडीशंस है, हम भी देखते हैं कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हर दिन हर साल ये चेंज हो रही है। दुनिया में सरवाइव करने के लिए क्या होना है, हमें बॉडी के अंदर बदलाव लाने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वो वेरिएशन कब आते हैं, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी बनती है, क्लोन्स तैयार होते हैं, और क्लोन बनाने के प्रोसेस को आप बोलते हैं क्लोनिंग। बच्चों क्लोनिंग होती है यहाँ, बच्चों क्या होती है, क्लोनिंग, एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी बनते हैं यहाँ पर मदर फादर से। अगर मदर फादर है, सिंगल पेरेंट होता है यहाँ पर, तो उसी से अमीबा बनेगा, अमीबा जैसा। लेकिन इंसानों में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर फादर, लेकिन हम दोनों से ही मैच नहीं करते, क्योंकि हमारी बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से कुछ वेरिएशन आता है। क्या आता है बच्चों, वेरिएशन आता है। ओके, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। अब हम जब बात करते हैं इंसानों की, तो इंसान में स्पर्म ओवम इन्वॉल्व होता है, और जब जहां स्पर्म और ओवम इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो, तो आप जानते हैं वो टाइप का रिप्रोडक्शन कौन सा होगा। तो ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जहां पर स्पर्म ओवम का इन्वॉल्वमेंट होगा बच्चों, और स्पर्म और ओवम के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, उसमें बच्चों क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होता है, बदलाव आते हैं। हम अपने मदर फादर से एग्जैक्टली मैच नहीं करते, हो सकता है मेरी आंखें मैच कर रही हो मेरे फादर से या मेरी मदर से, है ना। तो ऐसा क्या होगा, हमारे फैक्टर्स के अंदर वेरिएशन रहते हैं बिकॉज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो जरूरी है सर्वाइवल के लिए। किसके लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले बच्चों आपको मालूम होने चाहिए इवेंट्स क्या क्या होते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बच्चों जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से इवेंट्स हैं जो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं। अभी हमने परिभाषा देखी बच्चों, तो परिभाषा में हमने ये पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्स सेल। बच्चों सेक्स सेल का ही दूसरा नाम होता है, सेक्स सेल का ही दूसरा नाम होता है गैमीट्स। क्या होता है, गैमीट्स। कभी कभार इसको हम जर्म सेल भी बोल देते हैं, वैसे थोड़ा सा डिफरेंस होता है, प्लॉइडी पढ़ेंगे अभी हम, जर्म सेल्स भी होते हैं इनका दूसरा नाम। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं जब हम इवेंट्स की, तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गैमीट्स का होना, गैमीट्स का बनना। और गैमीट्स के बनने का प्रोसेस जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम गैमीटोजेनेसिस। क्या पढ़ते हैं बच्चों, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस है क्या, गैमीटोजेनेसिस बच्चों क्या है, गैमीट्स का बनना। गैमीट ओ जेनेसिस, ऊ जेनेसिस नहीं, ओ जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है बनना, गैमीट मतलब आपके सेक्स सेल्स, ओ सेक्स सेल्स का बनना, स्पर्म और ओवम का बनना। तो पहला इवेंट है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट्स चाहिए। अब जब गैमीट्स ही नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा। ओके, तो गैमीटोजेनेसिस के बाद बच्चों क्या होता है, गैमीटोजेनेसिस के बाद इन गैमीट्स को ट्रांसफर करना होता है, गैमीट्स का ट्रांसफर। और हम जानते हैं ह्यूमंस में जो मेल होता है वो अपने स्पर्म को फीमेल के पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करता है ना। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसफर करने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वो ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कहा जाता है क्या, उसको कहा जाता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब कि जो रिलीज होगा स्पर्म सीमेन, रिलीज जो होगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के, रिप्रोडक्टिव पार्ट में फीमेल के, ताकि वो ओवम से जाकर मिले। और अगला जो तीसरा इवेंट है, जो ओवम जाकर मिलता है किससे, स्पर्म से, सॉरी उल्टा बोल दिया, स्पर्म जाकर मिलेगा, ओवम नहीं मिलता है। कौन मिलता है, स्पर्म। स्पर्म जाकर जो मिलेगा ओवम से, तो बच्चों वो कैसे मिलेगा, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। कैसे, फर्टिलाइजेशन से, जिसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम। जिसमें होता क्या है बच्चों, जब हम बात करते हैं सिनगैमी की, तो सिनगैमी में होता क्या है वो भी देख लीजिए।
कि जो हमने दो सेल्स पढ़े होते हैं, एक स्पर्म सेल और बच्चों एक ओवम सेल। तो ओवम और स्पर्म दो सेल्स हम पढ़ते हैं, तो मैं शेप टाइप ही बना देता हूं। एक स्पर्म सेल होगा और एक ओवम होगा। ये दोनों सेल्स होते हैं। जब ये दोनों सेल्स आपस में फ्यूज करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं बच्चों, तो फ्यूज करने पर जो एक नया सेल तैयार होता है, इस सेल का नाम होता है बच्चों, क्या होता है? आई नो कि आप जानते हैं क्या नाम होता है? जाइगोट। क्या नाम होता है? जाइगोट। ओके, तो जाइगोट क्या है? एक नया सेल है जो कि क्या, ये वो नया सेल है जो कि हमारे दो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना है। कुछ याद आ रहा है कि ऑल लिविंग सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो भी लिविंग सेल है, जो भी बच्चों लिविंग सेल होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ओमेनिस सेल्यूला, ई सेल्यूला, मॉडर्न सेल थ्योरी, रुडोल्फ वर्चो, याद आ रहा है? कुछ पढ़ा होगा आपने क्लास 11th में, है ना? तो वही चीज यहां पर है। ओके, आगे हम फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चों क्या होता है? तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट के फॉर्मेशन से होता क्या है? तो बच्चों जो ये जाइगोट बनता है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? डिवीजन। जाइगोट में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो क्या होगा? तो बच्चों जाइगोट में सेल डिवीजन होगा तो जाहिर सी बात है कि जब सेल डिवाइड करेगा तो एक से दो सेल बनेंगे, है ना? और फिर जब दो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? दो से चार सेल बनेंगे, है ना? सेल का नंबर बढ़ता चलेगा। और जब जाइगोट के सेल्स डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं तो याद रखिएगा, जो जाइगोट के सेल्स जब डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स तैयार होता है इसी को हम लोग नाम देते हैं एम्ब्रियो। ओके, डिवीजन जो स्टार्ट होता है जाइगोट में बच्चों, ये हमारा चौथा इवेंट होता है, इसको आप बोलते हैं क्लीवेज होना। क्लीवेज का मतलब होता है बच्चों सेल का दो या दो से ज्यादा हिस्सों में डिवाइड करना, दैट इज नोन एज द क्लीवेज। ओके, क्या होता है? क्लीवेज होता है। क्लीवेज के बाद क्या होता है? अब बच्चों जो एम्ब्रियो तैयार हुआ, कौन? जो एम्ब्रियो तैयार हुआ, इस एम्ब्रियो का बच्चों जो डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसके लिए क्या है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के लिए जो एरिया, जो हिस्सा होता है वो कौन है? तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए कौन होता है? तो आप जानते हैं यूट्रस होता है। तो क्या मेरा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो किससे बना? जाइगोट से बना सर। जाइगोट कैसे बना सर? जब फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है फीमेल की बॉडी में? तो आप लोगों को याद होगा, अगर ये मेरा ओवरी है, फीमेल की बॉडी की ओवरी है, तो ओवरी से जस्ट एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जब मैंने ट्यूब बोल दिया तो कुछ याद आ रहा होगा, फैलोपियन ट्यूब, है ना? तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। कहां होगा? फैलोपियन ट्यूब में। यहां जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फिर ये एम्ब्रियो बनेगा और फिर ये ट्रांसफर होता है यूट्रस के पास। यूट्रस की तरफ इसको ट्रांसफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आगे फर्दर जो डेवलपमेंट होना है बच्चों वो यूट्रस में होता है। यूट्रस की वॉल हमारे एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है जो आने वाले टाइम में एक बेबी को प्रोड्यूस करेगा। जब हम इंसान की बात करते हैं तो इंसान में वो 9 महीने लगते हैं करीब। तो याद रखिएगा वो यूट्रस पर ये सारे काम होते हैं। और एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होना ये हमारा अगला इवेंट है। इस अगले इवेंट का नाम क्या होगा? इस अगले इवेंट का नाम होता है क्या? इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन बच्चों। ओके, तो इम्प्लांटेशन क्या होता है? जो एम्ब्रियो है, जो जाइगोट का मल्टी सेल्यूलर स्टेज है, तो वो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का यूट्रस से अटैच होना ही क्या कहलाता है? इम्प्लांटेशन। और बच्चों इम्प्लांटेशन किसके लिए जरूरी होता है? बेबी के डेवलपमेंट के लिए। जो फर्दर आगे चलकर हमारा जो फ्यूचर में बेबी बनने वाला है उसकी डेवलपमेंट कहां होती है? तो उसकी डेवलपमेंट कहां होगी? डेवलपमेंट होती है यूट्रस पर। और यूट्रस से बेबी का जो एम्ब्रियो है उसके अटैच होने को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन के बाद बच्चों जो अगला स्टेप होता है, ई के बाद एफ। इम्प्लांटेशन के बाद
जो एम्ब्रियो है उस पर प्लेसेंटा की कवरिंग आती है ताकि वो प्रॉपरली अटैच हो जाए, तो प्लेसेंटा की फॉर्मेशन को आप बोलते हैं प्लेसेंटेशन यहां पर। ठीक है, प्लेसेंटेशन हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है बच्चों, एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करता है और एम्ब्रियो के सेल्स जो होते हैं, सेल्स मतलब जो एम्ब्रियो जब डिवाइड किया तो और सेल्स बनाएगा, और बच्चों ये जो सेल्स होते हैं ये अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। और बच्चों इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, और उन लेयर्स को क्या कहा जाता है, जैसे मैंने ये सामने आपके 3 लेयर्स बनाई, इन 3 लेयर्स को आप बोलते हैं क्या, जर्म लेयर्स। हम लोग ये एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं। इन 3 लेयर्स को क्या कहा जाता है, इन 3 लेयर्स को बच्चों कहा जाता है जर्म लेयर्स। ओके, और जो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, वो जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, गैस्ट्रुलेशन। क्या कहलाता है, तो इसके बाद क्या होगा, अब जो स्टार्ट होता है गैस्ट्रुलेशन होगा, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और बच्चों ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, ये जो जर्म लेयर्स हैं, ये जर्म लेयर्स 3 मेन टाइप की होती है, क्योंकि इंसान में जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, तो बच्चे के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं एम्ब्रियो से ही होगी, एम्ब्रियो से शुरुआत होगी, है ना। तो जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में जर्म लेयर्स, ये टिश्यू की लेयर्स होती हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल। आप देखिए पिंक वाला ग्रुप ऑफ सेल, व्हाइट वाला ग्रुप ऑफ सेल, ब्लू वाला ग्रुप ऑफ सेल, तो टिश्यू की लेयर्स हैं। और ये लेयर्स 3 टाइप की होती हैं। सबसे आउटर मोस्ट एक्टोडर्म होती है, मिडिल वाली मीजोडर्म होती है बच्चों, और इनर वाली होती है एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर्स हम एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं। इनसे हमारे डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तैयार होते हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स, जैसा हम पढ़ते हैं जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, तो वो एक्टोडर्म से, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों से बन जाता है। ऐसे ही जब हम बात करते हैं हमारी मसल्स, हमारा हार्ट, वो हमारे मीजोडर्म से बनता है। किससे बनता है, मीजोडर्म से बनता है। एंडोडर्म से हमारी सेवरल ग्लैंड्स तैयार होती हैं, वो एंडोडर्मल। मतलब मैं आपसे एक अल्फाज में अगर बोलूं तो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो बच्चों होते हैं वो किससे तैयार होते हैं, वो हमारी जर्म लेयर से होते हैं। और जर्म लेयर का फॉर्मेशन एम्ब्रियो के अंदर होना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। ओके, गैस्ट्रुलेशन के बाद बच्चों क्या होता है, अब आपका जो बेबी है वो बेबी का डेवलपमेंट होगा, और डेवलपमेंट के बाद फाइनली बेबी 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली 10 डेज के बाद, 9 मंथ 10 डेज उसकी डिलीवरी होती है आउटसाइड दी फीमेल बॉडी, माँ की बॉडी से। और डिलीवरी को आप बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, तो डिलीवरी को आप क्या बोलते हैं, तो डिलीवरी को आप बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके, तो पार्चुरेशन क्या है, पार्चुरेशन होता है डिलीवरी ऑफ बेबी। ओके, तो डिलीवरी ऑफ बेबी। और कितना टाइम लगता है बच्चों, कितना टाइम लगता है बच्चे के डेवलपमेंट में, 9 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली, और कहीं ना कहीं प्लस माइनस 10 डेज भी होते हैं। इस टाइम पीरियड को आप बोलते हैं क्या, तो इस टाइम पीरियड को बच्चों कहा जाता है जेस्टेशन पीरियड। क्या कहा जाता है, जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या है, ये वो पीरियड है जिसमें फीमेल की बॉडी में, माँ की बॉडी में बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है कितने टाइम पीरियड में होता है, 9 मंथ 10 डेज अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो ये हमने इवेंट्स देखे। अब हम बात करते हैं जो अपना मेन जो चैप्टर स्टार्ट होता है, जब हम अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ह्यूमन में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों, इसके हमें पार्ट्स पढ़ने होते हैं। इसमें आपके पास कौन कौन आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपसे पूछेगा जो पार्ट्स हैं इसके, कि कौन कौन से बच्चों पार्ट्स होते हैं, ये आपसे पूछेगा। ठीक है, एक होगा मेन पार्ट, एक होता है मेन पार्ट के अलावा एसेसरी पार्ट्स होते हैं, कुछ एसेसरी पार्ट्स, एसेसरी पार्ट्स जिसमें आपकी कुछ डक्ट्स आती हैं और कुछ ग्लैंड्स आती हैं, डक्ट्स और ग्लैंड्स आती हैं। इसके अलावा
एक्सटर्नल पार्ट होता है जिसको हम एक्सटर्नल जेनाइटिलिया बोलते हैं। तो जब हम मेल की बात कर रहे हैं तो मेल में जो मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है बच्चों, वो कौन होता है? एक्सटर्नल जेनाइटिलिया पेनिस होता है यहाँ पर, ठीक है। तो मेन पार्ट या मेन ऑर्गन कौन है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी। तो बच्चों ह्यूमन मेल्स के अंदर जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो कौन है? मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? तो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है कौन? जल्दी बताइए भाई, कौन होता है? आप बोलेंगे अ पेयर ऑफ व्हाट? पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। तो टेस्टिस जो होते हैं वो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। बच्चों एक वर्ड पूछा जाता है कि व्हाट डू वी मीन बाय प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होती है? तो देखो बच्चों, इंसान की बॉडी पूरी जिंदगी में हमेशा कभी भी सेम नहीं रहती। किसी भी इंसान की या जानवर की बॉडी हो, जैसे जब हम बच्चे थे हमारी बॉडी में एनर्जी का लेवल अलग होता है, ताकत का लेवल अलग होता है। जब हम जवान होते हैं उस वक्त एनर्जी का लेवल, ताकत का लेवल अलग होता है। जब हम बुढ़ापे में होते हैं तो उस वक्त एनर्जी का लेवल, ताकत का लेवल अलग होता है। तो हमारी बॉडी कभी भी सेम नहीं रहती है। प्यूबर्टी भी एक हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, एक एज का नाम है। एक एज होती है जब इंसान के अंदर, चाहे वो मेल हो, मेल हजरात हो, ही हो या फीमेल हो, है ना, तो दोनों के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस जब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं फीमेल या मेल की बॉडी के, जब वो फंक्शन करने स्टार्ट कर दें तो उनकी लाइफ का वो पार्ट स्टार्ट होता है जिसको आप बोलते हैं प्यूबर्टी, कि उन्होंने अब प्यूबर्टी हिट कर दी है, प्यूबर्टी में आ गए हैं वो लोग। फीमेल के अंदर, मेल के अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं इस टाइम में, ओके। और ये टाइम पीरियड जो होता है आपको मालूम होना चाहिए, ये करीब जो टीन एज होती है हमारी, वो अप्रोक्सीमेटली रफली वही एज होती है, प्यूबर्टी की एज रहती है। और इसमें बॉडी के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेनली वो डेवलप करते हैं, और चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, मेल फीमेल हो, वो केपेबल हो जाते हैं इसके बाद कि वो अब रिप्रोड्यूस कर सके। उनकी बॉडी अब इस लायक हो जाती है कि वो अब क्या कर सकते हैं, वो बच्चों अब वो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्यूबर्टी क्या होती है ये आपको मालूम होना चाहिए कि प्यूबर्टी वो एज है, एज एट विच reproductive organs becomes functional। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चों वो क्या हो जाते हैं, ये फंक्शनल हो जाते हैं, उस एज को आप बोलते हैं प्यूबर्टी। अब मेल के अंदर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? अ पेयर ऑफ टेस्टिस। और पेयर ऑफ टेस्टिस जब फंक्शनल हो जाएंगे, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं तो मैं आपको ये डायरेक्ट बता सकता हूं कि जो पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, टेस्टिस का फंक्शन क्या है? मेनली स्पर्म का फॉर्मेशन, मेल गैमीट का फॉर्मेशन। इसका मतलब है जैसे ही लड़का प्यूबर्टी की एज को हिट करता है, 12 से 14 साल की जो एज आती है ये, तो ये जो एज होती है इस एज में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है और टेस्टिस स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। तो वो प्यूबर्टी की एज होती है। जब हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में कि जो मेल में टेस्टिस होते हैं बच्चों, मेल में जो टेस्टिस होते हैं इनके बारे में हम अब थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, जब हम टेस्टिस के बारे में बात करेंगे तो टेस्टिस का जो शेप होता है वो ओवल शेप होता है। कैसा होता है? ओवल इन शेप। टेस्टिस की अगर मैं आपसे लंबाई पूछूं, ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे 5 से 7 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और 2 से 3 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई टेस्टिस की आपको मालूम होनी चाहिए। और टेस्टिस मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अच्छा, टेस्टिस पर बच्चों जो कवरिंग होती है, जो टेस्टिस पर कवरिंग होती है
जो डेंस कवरिंग होती है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो अपना शेप साइज भी चेंज करता है, जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, इस कवरिंग को आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी नाम सुना होगा, स्क्रोटम। क्या नाम होता है बच्चों? जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, इसको आप क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का जो बच्चों फंक्शन होता है, और स्क्रोटम जो है जो कवरिंग होती है, जो बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां मेल के अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम की बच्चों जो 3 मेन लेयर से मिलकर तैयार होता है, ठीक है, किससे? 3 मेन लेयर से मिलकर तैयार होता है स्क्रोटम। और बच्चों वो 3 मेन लेयर्स कौन सी होती हैं? लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिक्स या ट्यूनिका। तो पहली लेयर जैसे मैं आपको बताऊं तो एक होती है ट्यूनिका, ट्यूनिका वजाइनैलिस, वजाइनैलिस, ट्यूनिका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, और एक होता है बच्चों ट्यूनिका, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, ठीक है, ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा। इन सब में सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे मेन जो आपको इसमें मालूम होनी चाहिए 3 लेयर्स में, वो कौन सी लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स, वेसल्स, वेसल्स किसमें आ सकता है? वेसल्स, हाँ, वैस्क्यूलोसा। तो वैस्क्यूलोसा की जो बच्चों लेयर होती है ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं, क्योंकि जो स्क्रोटम है वो एक लिविंग टिश्यू है, उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स कौन सी लेयर में होते हैं? ट्यूनिका वैस्क्यूलोसा में, ठीक है। एल्ब्यूजिनिया आउटर लेयर होती है, वेजाइनालिस आउटर लेयर में पाई जाती है। तो लेकिन जब सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी? वैस्क्यूलोसा, जिसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जो कि न्यूट्रिशन देते हैं स्क्रोटल टिश्यूज को, ताकि वो अपना फंक्शन कर सके, फंक्शन कर सके। फंक्शन क्या होता है बच्चों? जो फंक्शन होता है बच्चों, जो फंक्शन होता है स्क्रोटम का, जो एनसीईआरटी में दे रखा है आपकी, कि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में खुद बताना क्या होगा, कमेंट्स में बताइएगा नीचे। तो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों। अगर मैं पूछूं तो 2 से 2.5 डिग्री कम, 2 करेंगे तो 35, 2.5 कर देंगे तो 34.5, मतलब करीब टेस्टिस का टेम्परेचर 35 या 34.5 से 35 डिग्री सेल्सियस चाहिए। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बच्चों। स्पर्म फॉर्मेशन के लिए या स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए। स्पर्म फॉर्मेशन या स्पर्म प्रोडक्शन को बच्चों कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहा जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आप एक अल्फाज में बोल सकते हैं फंक्शन कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होगा? नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री से 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर होना चाहिए, तभी स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये अल्फाज आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, वो ये कि जो टेस्टिस होते हैं जो स्क्रोटम में पाए जाते हैं, आपको पता है बच्चों ये हमेशा से टेस्टिस में, जो स्क्रोटम में नहीं होते हैं। ये बच्चे के मेल जो लड़का होता है, एम्ब्रियो, जाइगोट, फीटस, जब अपनी माँ के पेट में होता है तो 7 महीने तक टेस्टिस स्क्रोटम में नहीं आते हैं, वो बॉडी के अंदर रहते हैं, एब्डोमेन वाले हिस्सों में, एब्डोमेन में रहते हैं, अंदर रहते हैं। तो फिर ये कब आता है? 7th मंथ, जो 7वां महीना है, एट 7th मंथ, उसके एंड तक आते आते जो क्या होगा, स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम में टेस्टिस आते हैं। तो टेस्टिस जब आ रहे हैं स्क्रोटम के अंदर, अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस आ रहे हैं, ठीक है, जो टेस्टिस आते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक रास्ता होता है, सुरंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो कैनाल होता है जहां से टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर आते हैं,
बच्चों इस कैनाल का नाम होता है, इस कैनाल का नाम होता है क्या? इस कैनाल को बोला जाता है इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल बच्चों क्या होता है? तो टेस्टिस स्क्रोटम में जो आते हैं वो 7 मंथ के बेबी के डेवलपमेंट के बाद आते हैं, और टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं किस कैनाल के जरिए? इंग्विनल कैनाल। ओके, इंग्विनल कैनाल होता है। और बच्चों एक अल्फाज और पूछा जाता है कि यही मैं आपको बता दूं, व्हाट डू वी मीन बाय जुबरनैक्युलम, कि जुबरनैक्युलम क्या है? तो हमारा जो टेस्टिस है स्क्रोटम से फंक्शनली कनेक्ट होता है, आपस में कनेक्शन पाया जाता है। तो जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिससे टेस्टिस स्क्रोटम से कनेक्ट रहे, टेस्टिस स्क्रोटम से कनेक्ट रहे, इस टेस्टिस को स्क्रोटम से कनेक्ट रखने के लिए फंक्शनली कौन होता है बच्चों? कौन होता है? जुबरनैक्युलम। तो बच्चों जुबरनैक्युलम क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। इंग्विनल कैनाल क्या होता है और कौन सा महीना? 7th मंथ के बाद। ओके, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, आगे जब हम बात करते हैं तो टेस्टिस के अंदर बच्चों, टेस्टिस के अंदर क्या होता है? तो अगर हम बात करें, जो बच्चों टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस को जब हम इसकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं टेस्टिस के, तो टेस्टिस बच्चों बटा होता है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स में, बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में। और ये जो छोटे छोटे बच्चों कंपार्टमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, इन कंपार्टमेंट्स को आप बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स बोलते हैं। और बच्चों इनका नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 250 होता है, ये वेरी भी करता है। वैसे 250 ही आपको मार्क कराना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनसीईआरटी ही पढ़नी है, एनसीईआरटी ही मानो सब कुछ। ओके, जब तक नीट नहीं क्रैक होता है, और क्रैक करना है बहुत जल्द। ओके, तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं। और बच्चों ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, अब मैं आपको अगर एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल की बात करूं, एक स्क्वायर को ना, ये जो दिखाई दे रहा है इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो ये जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है बच्चों, इस टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर पाए जाते हैं कॉइल्ड, ये जो पाए जाते हैं ये कौन होते हैं? तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर बच्चों जो पाए जाते हैं कौन? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। कौन होते हैं? सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ये टिब्यूल्स जो होते हैं छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिनका नंबर 1 से 3 दे रखा है एनसीईआरटी में, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर। और टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स किसका पार्ट है? ये हमारा टेस्टिस है ना। तो याद रखिएगा, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं इनका एपिथेलियम जो बना होता है, ये हम एनिमल टिश्यूज में भी पढ़कर आते हैं। इनका जो एपिथेलियम बना होता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम का होता है। कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम बच्चों। कौन सा एपिथेलियम बोलेंगे? क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं इसमें, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है ये हमारा। और ये जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है बच्चों, क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो टेस्टिस के अंदर पाया जाता है, ये हम एनिमल टिश्यू में भी पढ़ते हैं, इसी को हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। और ये वही एपिथेलियम है, ये वही सेल्स हैं जो बच्चों किससे लाइंड होते हैं? याद रखिएगा, ये जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, जो जर्मिनल एपिथेलियम जो किस शेप का होता है? क्यूबॉइडल शेप का होता है। इसी के अंदर बच्चों हमारे पास दो मेन टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इसी के अंदर बच्चों दो मेन टाइप के सेल्स होते हैं। एक का नाम होता है मेल जर्म सेल। क्या नाम होता है? मेल जर्म सेल, जिसको आप दूसरा नाम दे देंगे स्पर्म की अम्मी सेल, स्पर्म वालिदा सेल, स्पर्म मदर सेल। ओके, इसी का दूसरा नाम के बाद तीसरा नाम होता है बच्चों स्पर्मेटोगोनिया। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया भी नाम होता है इसका, स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरे सेल होते हैं, उनका नाम होता है सर्टोली सेल्स। क्या नाम होता है?
सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है बच्चों नर्स सेल्स, नर्स सेल्स। तीसरा नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल्स, सस्टेंटिकुलर सेल्स। बच्चों ये जो सेल्स होते हैं ना, सर्टोली सेल्स, नर्स सेल्स, इनका काम होता है स्पर्म जो डेवलप हो रहा है मेल जर्म सेल्स के द्वारा, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है। किसको? मेल जर्म सेल्स जो होते हैं स्पर्मेटोगोनिया, वो प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ। मैं लास्ट पॉइंट लिख देता हूं आज का कि बच्चों जो मेल जर्म सेल्स होते हैं ये किसके लिए जिम्मेदार हैं? दे आर जिम्मेदार फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस का नाम जो स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है वो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है बच्चों? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल जर्म सेल डिवाइड करेगा और मैच्योर होने के बाद स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। ओके। दूसरा जो होता है बच्चों, जो हमारे सर्टोली सेल्स हैं, इनका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि सर्टोली सेल्स क्या करते हैं। सर्टोली सेल्स बच्चों पहला काम तो नरिशमेंट है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है डेवलपिंग स्पर्म को, तो न्यूट्रिशन देने की जिम्मेदारी है एक। सर्टोली सेल्स बच्चों एक प्रोटीन तैयार करते हैं, एक प्रोटीन तैयार करते हैं, उन प्रोटीन्स का नाम होता है ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और बच्चों इसकी जिम्मेदारी क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूं। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो सर्टोली सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम होता है, एंड्रोजन नाम का ना, एंड्रोजन का एक क्लास होता है हार्मोन का, जिसमें एक हार्मोन आता है, ये आपने पढ़ा होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन भी तो प्रोड्यूस होता है। तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को मेंटेन रखना है, उसको कंसंट्रेटेड वे में कंसंट्रेट रखना है, उसकी मात्रा को बरकरार रखना है। उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? ABP होता है, याद रखिएगा। और टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने वाला बच्चों ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, क्या इसके बाहर आपको ये खाली स्पेसेस दिखाई दे रही हैं? ये जो खाली स्पेसेस होती हैं, क्या आपको ये खाली स्पेसेस दिखाई दे रही हैं? ये जो खाली स्पेसेस होती हैं, इन स्पेसेस को आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और बच्चों इस स्पेस में ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड होता है। और बच्चों यही जो इंटरस्टिशियल स्पेस होती है, इन स्पेसेस में पाए जाते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ISC, इंटरस्टिशियल सेल्स। इन्हीं सेल्स का दूसरा नाम होता है लीडिग सेल्स, LEYDIG, लीडिग सेल्स। और बच्चों लीडिग सेल्स का क्या फंक्शन होता है? तो लीडिग सेल्स का बच्चों फंक्शन होता है एंड्रोजन को प्रोड्यूस करना। एंड्रोजन में कौन सबसे मेन एंड्रोजन होता है? टेस्टोस्टेरोन। इसका प्रोडक्शन किसकी जिम्मेदारी है? किसको जिम्मेदारी दे रखी है? ये जिम्मेदारी दे रखी है लीडिग सेल्स को। और कहां होते हैं ये? आउटसाइड दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन दी स्पेसेस नोन एज इंटरस्टिशियल स्पेसेस। ओके, कौन सी स्पेस? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये टेस्टोस्टेरोन की बात हो गई। टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है? मेल के अंदर जो मेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं, दाढ़ी आना, आवाज में बदलाव आना, मसल्स की ग्रोथ होना, ये सारी जिम्मेदारी टेस्टोस्टेरोन की होती है, याद रखिएगा। ओके, किसकी होती है? टेस्टोस्टेरोन की होती है। तीसरा फंक्शन बच्चों जो सर्टोली सेल्स का होता है वो क्या होता है? तीसरा फंक्शन होता है क्या कि ये लोग एक केमिकल हार्मोन केमिकल सिक्रीट करते हैं, उसका नाम होता है इनहिबिन। क्या नाम होता है? इनहिबिन। बच्चों इनहिबिन जो होता है ये इनहिबिट करता है एक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड। हमारे जो ब्रेन में पिट्यूटरी है, जो मास्टर ग्लैंड है, ब्रेन से पिट्यूटरी से एक हार्मोन आता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है, सर्टोली सेल्स के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है बच्चों। तो सर्टोली सेल्स का डेवलपमेंट हो या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस हो, स्पर्म का फॉर्मेशन, दोनों के लिए जिम्मेदार होता है FSH। FSH की मात्रा को कंट्रोल रखना है, कहीं एक्स्ट्रा सेल्स ना बने,
है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस कंट्रोल्ड वे में हो सके, या फिर जो हमारे पास जो सर्टोली सेल्स का नंबर है वो भी कंट्रोल रहे, क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या होता है, लीड्स टू कैंसर और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसके कंट्रोल के लिए कौन होता है, एफएसएच होता है। ओके, तो ये आपको पता चला कि सर्टोली सेल्स का क्या काम है, मेल जर्म सेल्स का क्या काम है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं बच्चों, ये हमने टेस्टिस के अंदर की बात कर ली। ओके, अब अगले लेक्चर में बच्चों जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि आगे जो एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, जो मेल के और जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे जो मेल का एक्सटर्नल पार्ट होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और आप लोग इसको चैनल को देखते रहिए, अच्छे से आप पढ़िए। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए, नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में आप पूछ भी सकते हैं, मैं आपको जैसे ही कमेंट देखूंगा मैं आपको उसका आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, आप पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।